ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। खबर गवाह है में बात उन तस्वीरों की हम करने जा रहे हैं जो गवाह है कैसे मुंबई पानी पानी है और उस पानी में बीएमसी के जो तमाम दावे हैं उसकी पोल खुल चुकी है। हम बताते हैं आपको विस्तार से। मायानगरी मुंबई में भयंकर बारिश हुई है। सुबह से बादल ऐसे बरस रहे हैं मानो सब कुछ डुबा देने पर बादल आमादा हो। मुंबई के सभी स्कूल्स कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आने वाले 48 घंटों के लिए मुंबई से लेकर ठाणे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कह दिया गया है कि सावधान रहें और बहुत जरूरी हो अगर तभी अपने घरों से बाहर निकले। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इसी के चलते कहीं सड़कें डूबी हुई हैं, कहीं सबवे डूबा हुआ है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और उस पानी से लोगों को जो परेशानी हो रही है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो मुंबई पर आसमानी संकट का अभी महज ट्रेलर भर बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे के लिए मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से ऐलान किया गया है। और अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो लगातार ये जो बारिश हो रही है इससे मुंबई की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बारिश कैसे मुंबई के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई इलाकों में जाम, स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेन देरी से चल रही है। जो निचले इलाके हैं वहां पानी भरा हुआ है। अच्छा, समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी भी मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, कई ऐसे इलाके जो डूबे हुए हैं, खासतौर से निचले इलाके जिसमें अंधेरी सबवे डूबा हुआ है। मरीन लाइन पर एक बिल्डिंग गिर गई है, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई का साइन इलाका है, यहां किंग सर्कल के पास पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दादर, माटुंगा और साइन जैसे इलाकों में पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस वजह से मुंबई के सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कैसे टेम्पो अपना रास्ता ढूंढते हुए जा रहा है अपनी मंजिल तक। हम इस वक्त है किंग सर्कल पे, यहाँ पे पूरी तरह से पानी है वो भरा हुआ है और इसी वजह से कई जगहों पर गाड़ी बंद पड़ी है। गाड़ियाँ सड़कों से रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन ये पूरी तरह से परिस्थिति है तालाब की तरह बनी हुई है। देखिए यहाँ के जो सोशल वर्कर है वो यहाँ पे काम करते नजर आ रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं गाड़ियों को, ताकि यहाँ की जो ट्रैफिक है वहाँ देखिए वहाँ पूरी ये ठाणे की तरफ जाने वाली है। दादा 2 मिनट यहाँ पे आइए। सुबह कितने बजे से आप यहाँ पे हो और क्या? हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर है। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर है और ये बहुत पानी तो सुबह रात से ही भरा हुआ है पानी। अच्छा। पर इधर पे तो प्रशासन का तो कोई यही नहीं है। अच्छा। बड़े बड़े टैंकर लगे देखो ना आप, कोई फायदे के नहीं है। ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है बीएमसी की। देख रहे आप, कोई ट्रैफिक पुलिस, इधर कोई पुलिस वाला, सामने पुलिस स्टेशन है, एक भी पुलिस वाला नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस है। गाड़ियाँ बंद पड़ी है उनको निकालने के लिए नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। देखो ना आप, सामने पुलिस स्टेशन है, कोई का मतलब साथ है ही नहीं किसी का भी। ये आम जनता है और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ यहाँ पे आगे बढ़ नहीं रही है, हिम्मत से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे शुरू है। देखिए, भारी बारिश की वजह से मुंबई का अंधेरी सबवे सुबह से ही बंद करना पड़ा है। तेज बरसात के चलते पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अंधेरी सबवे पूरी तरह पानी के आगोश में है। ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों में आप देख सकते हैं डूबा हुआ अंधेरी सबवे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी अंधेरी सबवे में और बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अंधेरी सबवे से आवाजाही तो इस वक्त पूरी तरह ठप है। और जाहिर सी बात है, अंधेरी सबवे पर जब आवाजाही ठप हो जाती है तो लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पानी बरसना बंद नहीं हो जाता। तो मुंबई में बारिश से सिर्फ सबवे ही नहीं बल्कि तमाम सड़कें इस वक्त डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। सड़कों के साथ साथ मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल पर भी असर पड़ा है। उसकी रफ्तार
भी थम रही है, क्योंकि कई जगह लोकल की पटरियों पर पानी भरा हुआ है। लोकल की पटरियों पर पानी, लोकल की रफ्तार थमती हुई। लाइफलाइन मुंबई की लोकल को माया नगरी के लिए कहा जाता है, और ऐसे में जब पटरियों पर पानी भरता है तो फिर ये जो मुंबई की धड़कन है ये धीमी पड़ने लगती है। तो मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है, इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह से बारिश के चलते माटुंगा में एक निजी स्कूल बस फंस गई। बस में 6 बच्चे थे, 2 स्टाफ के सदस्य सवार थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में सुरक्षित बाहर निकाला। ये बस करीब आधे घंटे तक यूं ही पानी में बंद पड़ी रही। इस दौरान अफरा तफरी मची। भारी बारिश के चलते स्कूल्स में हाफ डे कर दिया गया। इसी के बाद छुट्टी के दौरान जब बस स्कूल से निकली थी बच्चों को घर छोड़ने के लिए, सड़क पर पानी भरा हुआ था, उसी में ये बस बंद पड़ गई और फंस गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए माटुंगा में ये बस पानी भरा हुआ है, उसमें बंद पड़ गई। बाद में बच्चों का रेस्क्यू किया गया, कैसे बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नन्हे नन्हे मासूम। स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि रेड अलर्ट बारिश का मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी कर दिया है, और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया है। तो ये मूसलाधार बारिश और इसी वजह से मुंबई के कुर्ला इलाके में भी हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सड़क पर पानी भरा है, लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। लोग घुटनों घुटनों भरे पानी के बीच चलते दिख रहे हैं। मजबूरी है लोगों की। कुर्ला का ये नेहरू नगर इलाका, और यहाँ नेहरू नगर इलाके में हालात बहुत खराब है। पूरी तरीके से तालाब में तब्दील ये इलाका हो चुका है। सड़क पर कहीं 3 फुट कहीं 4 फुट पानी भरा हुआ है, और लोग इस पानी के बीच से गुजर रहे हैं। सुबह से बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुर्ला का इलाका है, नेहरू नगर इलाके की तस्वीरें आपके सामने कुर्ला के। यहाँ देखिए कैसे सड़कों पर 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। और ये पानी पानी वाली कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, बल्कि मुंबई से सटे थाने में भी भारी बारिश की वजह से हड़कंप है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं। थाने से बोरीवली, मीरा रोड, वसई और गुजरात हाईवे जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वहाँ जल भराव हो गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जल भराव को कम करने के लिए पंप्स लगाए गए हैं ताकि पानी को खींचा जा सके, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। गाड़ियां सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजर रही हैं। ऐसे में कुछ गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार कम पड़ रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है। बारिश के पानी से सड़कें भी टूट रही हैं, जो लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर रही है। ये देखिए कितनी मुश्किल से ये गाड़ियां यहां से गुजरती हुई, कहां सड़क टूटी हुई है इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा है। सड़कें लबालब, या यूं कह सकते हैं कि सड़कें पानी में गुम हैं। तो ये आपने थाने की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन बात सिर्फ थाने तक ही सीमित नहीं है। नवी मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग में सैलाबी उफान से लोग परेशान। इसके अलावा आप तस्वीरें देख रहे हैं रत्नागिरी, वाशिम, नांदेड़, बीड़, हर तरफ कहानी एक सी ही है। हर जगह यूं ही जल प्रहार देखने के लिए मिल रहा है, जिससे हर तरफ हाहाकार है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है जो बारिश और बाढ़ की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो खतरा इस वक्त है वो मुंबई और मुंबई के उपनगर, जिसमें थाने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी, ये जल साम्राज्य देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं और हर तरफ ये जल तांडव। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ की अगर बात की जाए तो भारी बारिश हो रही है। यहाँ कई गांव पानी की चपेट में आ गए। ऐसे में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नांदेड़ से एक ऐसी ही तस्वीर आई है, रूह कपा देने वाली तस्वीर, जहां परिवार के लोग पानी के तेज बहाव के बीच शव को लेकर जाते दिखे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें नांदेड़ की हैं,
नांदेड़ के मुखेड़ तहसील की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति की मौत के बाद लोग शव को लेकर जा रहे हैं शमशान घाट तक। बारिश, नदी नालों में तेज उफान के चलते देखिए कितनी दिक्कतें यहाँ उठानी पड़ रही हैं अंतिम संस्कार के लिए भी। रास्ते में पड़ने वाला जो नाला है वो भारी बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में परिवार के लोगों को इस नाले के बीच से ही शव ले जाना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें साफ दिख रही हैं कैसे नाला पूरी तरह रफ्तार से बह रहा है और परिवार के लोग इसके बीच से शव को ले जाने की कवायद में जुटे हुए हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए इसी को देखते हुए बाकायदा रस्सी बांधी गई, रस्सी का सहारा लिया गया और फिर देखिए कैसे शव को कंधे पर उठाया हुआ है और उसको लेकर आगे बढ़ते हुए परिजन। तो किन मुश्किल हालात में ये शव यात्रा निकाली गई है, तस्वीरें आपके सामने। आइए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का जरा रुख करेंगे। यहां शामली में 2 घंटे की बारिश हुई और इसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। कुछ देर की बारिश की वजह से शामली के कई इलाकों में जल भराव हो गया और इसकी वजह से लोगों की दिक्कतों में इजाफा। शामली शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। करीब 500 घर ऐसे हैं जहां पानी घुस चुका है घरों के अंदर। ये देख लीजिए आप, घरों के अंदर का हाल देखिए आप। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। 2 घंटे की बारिश हुई थी। 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। इस बार फिर लोग नगर पालिका पर सवाल उठा रहे हैं। शहर की गलियों से लेकर घरों तक में जल भराव के हालात हैं और इससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और वो भी गंदा पानी, क्योंकि नालियों की वक्त रहते नगर निगम ने सफाई की नहीं और ऐसे में चंद घंटों की बारिश देखिए कैसे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। हरियाणा का हाल दिखाते हैं अब आपको। हरियाणा का यमुनानगर है। यहां सोम नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहा है। बारिश के बाद सोम नदी उफान पर है। पानी उसका कई गांव में अब तक दाखिल हो गया। इसकी वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां हालात बहुत खराब हुए हैं। बाढ़ जैसे हालात की वजह से गांव के लोग परेशान हैं। कई गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है जिससे गांव की शहर से कनेक्टिविटी टूट गई है। लोग कह रहे हैं कि हर साल बारिश के बाद ऐसे ही हालात बन जाते हैं जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये यमुनानगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ हरियाणा के यमुनानगर में सोम नदी जो उफान पर है, सोम नदी का पानी जो है अब वो खेतों तक पहुंच चुका है। कई गांव सोम नदी के पानी की जद में आ चुके हैं। लोगों की कई एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। देखिए यहाँ गांवों के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए। आने जाने में भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तस्वीरें आपके सामने। और अब इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एयरटेल के नेटवर्क में परेशानी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एयरटेल के नेटवर्क में परेशानी। दिल्ली एनसीआर में एयरटेल का नेटवर्क फिलहाल डाउन है, जिससे दिल्ली एनसीआर में एयरटेल के जो उपभोक्ता हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना इंटरनेट सेवा चल पा रही है और ना ही नॉर्मल कॉल्स हो पा रही हैं। एयरटेल के नेटवर्क में परेशानी आई है। दिल्ली एनसीआर में एयरटेल के नेटवर्क में परेशानी, कॉल लगने में भी दिक्कत हो रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मुश्किल से चल रहा हो या उसमें परेशानी आ रही हो, यही नहीं है। जो नॉर्मल कॉल है वो नॉर्मल कॉल भी नहीं लग पा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ये समस्या आ रही है। कॉल लगने में भी दिक्कत हो रही है। एयरटेल यूजर्स को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एयरटेल की तरफ से जानकारी दी गई है कि समस्या का समाधान किया जा रहा है, जल्दी ही राहत मिल जाएगी। ये एयरटेल की तरफ से भरोसा दिया गया है। खबर गवाए, भारी बारिश को देखते हुए श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद करना पड़ा है, जिसे मुगल रोड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। कई जगह छोटे पुल टूट गए हैं। पहाड़ से उतरा सैलाब पानी के साथ बहता दिख रहा है। वहीं इलाके में 36 घंटे बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसी को देखते हुए एहतियातन मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
मुगल रोड को बंद करने का फैसला, हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर जो सभावाला गांव है, वहां बारिश के पानी की वजह से प्रलय की सी स्थिति बन गई। बरसाती नाले के ऊपर बना एक पुल और उस पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। एक युवक ने इस तेज बहते पानी में अपनी स्कूटी उतार दी। अब पानी का प्रवाह इतना तेज था कि स्कूटी पानी में बहने लगी। युवक और दो साथी उसके मदद करने के लिए आगे आए। तीनों ने स्कूटी को पानी में बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी, तीनों युवक मिलकर भी स्कूटी को पानी के वेग से रोक नहीं पाए। आखिर में स्कूटी नाले में बह गई। ये तस्वीर हम सब के लिए एक सबक है। बाढ़ के पानी की अनदेखी ना करें, उससे जोर आजमाइश ना करें, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसा स्कूटी सवार के साथ हुआ। और अब आपको जरा हाल राजधानी दिल्ली का दिखा देते हैं। यहां भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना में खतरे का स्तर 205.33 मीटर है, जबकि मौजूदा स्तर इससे ज्यादा यानी 205.36 मीटर पर पहुंच चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी दिल्ली के लोगों को डरा रहा है। तो खतरे के निशान को पार करता हुआ दिल्ली में यमुना का जलस्तर, दरअसल पीछे हरियाणा के हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ा गया है और इसी वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना ने पार किया डेंजर लेवल, यानी कि इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। क्या है ताजी तस्वीरें, वो आपको दिखाते हैं। ताजा हाल क्या है यमुना का, ये देखिए आप कि इस वक्त हम यमुना किनारे मौजूद हैं, ओल्ड रेलवे ब्रिज, और यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है उससे हर घंटे जो है मापा जाता है कि आखिर अब कितने लेवल पे जलस्तर जो है यमुना का है। तो अभी 2 बजे जो है दिल्ली में यमुना ने डेंजर लेवल को क्रॉस कर लिया है और 3 बजे 205.42 इस वक्त जलस्तर यमुना का मापा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर एक खतरा बना हुआ है बाढ़ जैसी स्थिति का, और यही वजह है कि निचले इलाकों में लगातार कई दिनों से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, मुनादी की जा रही है। और जितने भी लोग निचले इलाकों में हैं उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता जिस तरह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली में यमुना में, उससे लगातार जलस्तर जो है वो अब दिल्ली में बढ़ता हुआ दिख रहा है यमुना का, और यही वजह है कि प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में विवाद का मामला बढ़ गया है। कांग्रेस ने चुनाव में सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इस मामले में आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान नैनीताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नैनीताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने कहा है एसएसपी नैनीताल को लापरवाही बरतने पर ट्रांसफर किया जाए। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कैसे नहीं की। नैनीताल केवल एक पर्यटक स्थल नहीं है, यह हाईकोर्ट की पीठ भी है। ऐसी घटनाएं होने के बाद आप जनता में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एसएसपी की कहानी एक कौड़ी भर की भी नहीं है। सोचिए जरा, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से की गई है। एसएसपी नैनीताल, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए। आरोपी तलवारों के साथ घूम रहे हैं, सूचना तंत्र को जानकारी तक नहीं। यह सूचना तंत्र की नाकामी है। पुलिस पूरी तरह फेल हुई है। घटना में 1-2 लोग होते तो हम कुछ नहीं कहते, यहां पूरा गैंग था। क्या इस गैंग की जानकारी थी आपको? नहीं तो पुलिस आपकी फेल रही। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। हालांकि इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आज लोकसभा में शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई। उनकी स्पेस यात्रा, भारत के अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा हुई। इस विशेष चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चर्चा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी।
राष्ट्रीय उपलब्धि और देश के सम्मान स्वाभिमान पर चर्चा थी। ऐसी गंभीर चर्चा में विपक्ष की बाधा बेहद निराशाजनक है। भारत अंतरिक्ष में विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। विपक्ष चर्चा में भाग लेकर सकारात्मक सुझाव दे सकता था। यह विषय भारत की विज्ञान और सामरिक दृष्टि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विपक्ष को इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए था। वहीं बिहार में एसआईआर और वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के आरोप पर कल चुनाव आयोग ने जवाब दिया, जिसके बाद आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा है कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था, उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पार्टी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी।
ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आप सोच के देखिए, आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है? इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है, उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। और आज जो खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी, ये भारत का संविधान कहता है 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप? इनकी मंशा मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में। तो विपक्ष के सवालों को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की आदत हो गई है जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमला करने की। इसी तरीके से सेना, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और अब इसी तरीके से चुनाव आयोग को निशाना विपक्ष बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।